स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये संविधान स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। खैर, इस समय तो वो दौर ही चल रहा है, लोकसभा चुनाव चल रहा है देश के अंदर और सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला ये लोकसभा चुनाव है। अप्रैल से शुरू हुआ, जून का महीना आ गया। प्रधानमंत्री पद से संबंधित कुछ तथ्य जो कि पूछे जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, या प्रधानमंत्री का कार्यकाल या फिर प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण। पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, दोनों में अंतर है। प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे या स्वतंत्रता पूर्व प्रधानमंत्री पद का नाम क्या था? उपाध्यक्ष कहा जाता था। स्वतंत्रता से पहले राज्य के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री कहा जाता था। प्रधानमंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे और प्रधानमंत्री बने, ऐसे प्रश्नों का हम लोग सिंहावलोकन करेंगे। आज का ये पहला प्रश्न, आप लोग भी फटाफट जो है कमेंट करिए और बताइए कौन सा प्रश्न सही, इसका कौन सा विकल्प सही होगा। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित किए जाते हैं? आपको जानकारी के लिए जो है मैं बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री जब सांसद बनते हैं, सांसद का चुनाव लड़ते हैं, जैसे वाराणसी के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को यहां पर अपना सांसद चुना है, तो इस जगह पर ये निर्वाचित हुए हैं। क्या हुए हैं? निर्वाचित। अपने संसदीय क्षेत्र में ये निर्वाचित हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए जो है इनको नियुक्त किया जाएगा और इनकी नियुक्ति जो है किया जाएगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 75(1) के तहत न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के ही द्वारा संपन्न किया जाता है। तो इस बात को जो है आप ध्यान रखेंगे दिए हुए प्रश्न का। सांसद के रूप में यह निर्वाचित होता है प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जो है इनकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन हकीकत तो यह है, बताने की जरूरत नहीं, भारत में राष्ट्रपति कौन बनेगा, इस बात पर विचार जो है स्वयं प्रधानमंत्री करता है और प्रधानमंत्री जिसको चाहता है राष्ट्रपति चुनाव में उसको राष्ट्रपति बना देता है, क्योंकि उसके पास जो है संख्या बल होता है, बहुमत होता है। लोकसभा में राष्ट्रपति बहुमत, लोकसभा में प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, यानी जिसके सबसे अधिक जो है सांसद इलेक्शन में जीत करके जो है वहां पहुंचते हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है अगर उसको जो है पार कर जाते हैं तो वह व्यक्ति बहुमत दल का नेता कहा जाता है। जैसे इस बार के इलेक्शन में अगर जो है बीजेपी फिर सरकार बनाने में जो है कामयाब हुई, तब लगातार तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री लोकसभा में सदन के नेता होंगे और बहुमत दल के नेता होंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अभी तो मैंने बताया। और किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 75(1) के तहत करता है। न सिर्फ प्रधानमंत्री की नियुक्ति बल्कि उसके मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, बशर्ते प्रधानमंत्री के सलाह पर किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री रह सकता है? इस बात का कोई जो है लिखित प्रावधान नहीं किया गया है। जितनी बार जो है वो बहुमत दल का नेता चुना जाएगा उतनी बार जो है वो प्रधानमंत्री रह सकता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? नीति आयोग, जिसका पहले नाम जो है योजना आयोग था, क्या नाम था? प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग। और योजना आयोग की जो है स्थापना किया गया था 15 मार्च वर्ष 1950 को। संस्थापक कौन थे?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसका नाम बदल करके वर्ष 2015 में इसको कर दिया गया क्या, नीति आयोग। और नीति आयोग बोले तो नीति आयोग जो है बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका अध्यक्ष चाहे योजना आयोग या फिर नीति आयोग, इसका अध्यक्ष जो है स्वयं प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। और अब नीति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। योजना आयोग या फिर नीति आयोग का कहीं भी कोई संविधान में लिखित प्रावधान नहीं है। ये पूर्ण रूपेण जो है सलाहकारी संस्था है, मनगढ़ंत जो है पद है। अगला प्रश्न को जो है देखिए, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य। दोनों सदनों के सदस्य तो नहीं हो सकते हैं, या तो लोकसभा के सदस्य होंगे और नहीं तो राज्यसभा के सदस्य होंगे, कोई दो ही कंडीशन होगी ना। लेकिन आमतौर पर जो है कह रहा है, आमतौर पर जो देखा जाता है कि हमेशा प्रधानमंत्री लोकसभा का जो है सदस्य होता है। हालांकि इंदिरा जी ऐसी पहली जो है प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा का सदस्य रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला था। फिर उन्होंने लोकसभा भी चुनाव जो है जीती थी, तो लोकसभा की भी सदस्य रहते हुए, लेकिन किसी एक का, या तो लोकसभा या नहीं तो राज्यसभा, लेकिन आमतौर पर लोकसभा का सदस्य होता है प्रधानमंत्री। और वास्तविक शक्तियां जो है संविधान में जो दी गई हैं करने के लिए, तो वो राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 53 में लिखा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, जिसका वो प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है। आर्टिकल 53 में लिखा गया है। और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए उसकी एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका उल्लेख आर्टिकल 74 में किया गया है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीन प्रकार के जो है मंत्री होते हैं। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री भी होते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों को निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार लिखे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि 1947 से लेकर के 1964 तक रहे थे, अगर जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हुए मोदी जी, तो पंडित नेहरू का रिकॉर्ड को जो है तोड़ देंगे। इनकी मृत्यु हुई तो लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे, जो नहीं दिया है। यहाँ पर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी 1966 में और 77 तक ये रही थी। अपने 2 वर्ष के लगातार कार्यकाल में इन्होंने इतना अत कर दिया कि जो है हद कर दिया। मोरारजी देसाई जो कि 1978 से लेकर के जो है 79 तक रहे थे और भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए। चौधरी चरण सिंह जो कि 1979 से लेकर के 1980 तक रहे थे। चौधरी चरण सिंह जिनके जन्मदिन को 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में, फार्मर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अब इनको कालक्रम में जो है स्थापित करिए, यानी जो 2 नंबर होगा वो पहले नंबर पर होगा, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद जो है कौन, तो इंदिरा गांधी जी, यानी 2 के बाद पहला, ये विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ये 2 शब्द हैं, एक होता है मंत्रिपरिषद। कौन सा? मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद, जिसका जो है उल्लेख किया गया है आर्टिकल 74 में। किसमें? 74 में। और मंत्रिपरिषद जो है किससे किससे मिलकर के बनती है, तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए कैबिनेट मंत्री जो कि अपने विभागों के विभागाध्यक्ष होते हैं, इनको सलाह देने के लिए जो है राज्य मंत्री होते हैं, और इनको सलाह देने के लिए उप मंत्री होते हैं या स्वतंत्र प्रभार जिनको कहा जाता है। तो ये इनको सलाह देते हैं, ये इनको सलाह देते हैं, ये इनको सलाह देते हैं। तो इन तीनों को सम्मिलित रूप से प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इसी को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। क्या कहते हैं? यहां से लेकर के यहां तक ये मंत्रिपरिषद जो है कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ये मंत्रिपरिषद है। क्या है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद। और इसका उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया गया है? इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 74 में किया गया है। लेकिन सिर्फ जो है यहां तक की जब बात होगी, कहां तक? ये यहां से लेकर के और यहां तक के,
यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, इनके समूह को ही मंत्रिमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। और मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 352 में किया गया है, 352 में किया गया है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। आई होप कि इनमें अंतर आप समझे होंगे। कैबिनेट मंत्री जो कि अपने अपने विभागों के विभागाध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। इनको सलाह की भूमिका राज्य मंत्री देते हैं और उनको सलाह उप मंत्री देते हैं। आप सबको पता है कि अब मंत्रिपरिषद के कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के किसके लोकसभा की कुल संख्या, लोकसभा की जो है कुल संख्या जो है उसका अधिकतम कितना परसेंट हो सकता है? 15%। तो लोकसभा में इसमें 543 जो है सांसद हैं, तो 543 का जो है 15% लगभग 81 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी मंत्रिपरिषद अधिकतम जो है कितनी बड़ी हो सकती है? तो मंत्रिपरिषद का आकार अधिकतम जो है 82 जो है मंत्री रखे जा सकते हैं, 82 रखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री को लेकर के। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? चाहे मंत्रिमंडल की बैठक हो या मंत्रिपरिषद की बैठक हो, उसकी अध्यक्षता हमेशा प्रधानमंत्री जो है करता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? जाहिर सी बात है 75 में। जबकि 61 में मैंने पढ़ाया तो आपको जो है बताया था, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रावधान किया गया है और आर्टिकल 70 के तहत 70 कोई बता सकता है तो कमेंट करके जो है बताएं। वैसे तो जो है आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। आर्टिकल 71 में जो है बताया था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बीच अगर कोई मतभेद हो तो उसका निराकरण जो है करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो भारत के प्रधानमंत्री अगर जो है संसद, हमारी संसद किससे मिलकर के बनती है? तो हमारी संसद जो है मिलकर के बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ये कह रहा है कि अगर प्रधानमंत्री जो है राज्यसभा के सदस्य हैं तो उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या हो सकता है? उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर जो है संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। सरासर गलत है। मनमोहन सिंह जी 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री रहे, 2004 से लेकर 2014 तक, और वो कभी लोकसभा के सदस्य बने ही नहीं, राज्यसभा के सदस्य थे। वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वे संसद में बजट पर नहीं बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, ये जो है बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन, जब कभी जो है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विपक्ष के द्वारा, तो ऐसी कंडीशन में अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं तो उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं की सरकार के खिलाफ अगर जो है अविश्वास प्रस्ताव होगा, उसके बाद भी वो अपने लिए भी वोट नहीं दे सकते। तो पहला विकल्प 100% सही होगा। भारत में अब तक कुल 28 बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। कौन सा वक्तव्य सही है? संसद के दोनों सदनों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए जो है स्वतंत्र है। बिल्कुल सही बात है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रियों के सहयोगियों का चयन कर सकता, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। जी नहीं, 75(1) के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के कौन कौन से सदस्य होंगे और उनको जो है क्या क्या कौन कौन सा जो है विभाग प्रदान किया जाएगा, इस मामले में प्रधानमंत्री पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। राष्ट्रपति महोदय खुद ही प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
जैसे अब ये चुनाव चल रहा है, ये चुनाव खत्म होने के बाद हो सकता है राहुल गांधी की किस्मत जो है जग जाए, या हो सकता है मोदी जी अगले 5 साल फिर बेचने के लिए आ जाए। दोनों कंडीशन में जो बहुमत दल का नेता होगा, जिसके पास सबसे अधिक जो है सांसद होंगे, जो मेजॉरिटी को टच करेगा, वो बहुमत दल का नेता होगा और उसको प्रधानमंत्री के रूप में सरकार बनाने का निमंत्रण जो है राष्ट्रपति की तरफ से भेजा जाएगा। राष्ट्रपति भवन में उसका शपथ ग्रहण कराया जाएगा। अब प्रधानमंत्री जिसको कहेगा उसको जो है मंत्री बनाया जाएगा। जैसे मोदी जी जिसको जिसको कहेंगे कि नहीं ये जो है मंत्री होंगे, तो महोदया उनके अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती हैं। तो दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही है। वो अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है, चाहे संसद के दोनों सदन से या जो है कहीं से भी अपने मंत्रियों का वो चयन कर सकता है। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के जो है सदस्य नहीं थे? चाहे मंत्री हो या प्रधानमंत्री, जब उसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, जब नियुक्त किया जाता है, तो या तो उसको लोकसभा का सदस्य होना जरूरी होता है और नहीं तो राज्यसभा का। अगर इन दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है, तब भी उसको मंत्री पद पे नियुक्त किया जा सकता है, प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन विद इन 6 मंथ, कितना, 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है, अन्यथा उसे अपना पद छोड़ देना पड़ता है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं हम लोग। अगला, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य थे एच.डी. देवगौड़ा थे। एच.डी. देवगौड़ा जो कि 1996 में जो है बनाए गए, 1996 में 1996-97 में जो है लगभग 1 साल तक ये प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया, और न ही ये लोकसभा के सदस्य थे न ही राज्यसभा के, बल्कि कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो इंदिरा जी के बाद ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कि राज्यसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। इनके बाद जो है प्रधानमंत्री बने I.K. गुजराल, जो कि 1997 से 1998 तक रहे, ये भी राज्यसभा के ही सदस्य थे। पी.पी. सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये 1989 से जो है 1990 तक रहे थे। चौधरी चरण सिंह, जिनका कार्यकाल 1989 से 80 के बीच जो है रहा था। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही होगा। अगला प्रश्न, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह जो कि वर्ष 1989 से लेकर के 1980 तक जो है प्रधानमंत्री पद पर रहे थे, लगभग 6 महीने तक रहे। लेकिन इनको पता था कि हमारी सरकार को जो है क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, और इसीलिए कभी ये संसद में गए ही नहीं। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, जिनके चरण कभी संसद में प्रधानमंत्री रहते हुए नहीं पड़े, और बाद में इन्होंने फिर जो है रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति चौधरी चरण सिंह थे। और मोरारजी देसाई पहले ऐसे जो है प्रधानमंत्री हुए जो कि प्रधानमंत्री पद से जो है त्याग पत्र दिए थे, रिजाइन कर दिया, क्योंकि जब इनके खिलाफ जो है विश्वास मत लाया, ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो इनको ये पता था कि वैसे भी जाना है, इसलिए पहले ही इन्होंने रिजाइन कर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न, चंद्रशेखर जो कि बलिया से जो है रहे थे, ये महोदय तो इससे पहले कभी मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी पद जो है ग्रहण नहीं किए, सीधे जो है प्रधानमंत्री बने थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में, और 1967 1966 से 77 तक ये रही थी।
जब ताशकंद समझौते में 1965 में भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है देहांत हुआ, तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी 1966 में, और 2 कार्यकाल तक ये प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करती रही थी। उसके बाद इन्होंने इमरजेंसी लगाई, उसके वजह से जो है इनकी ख्याति बहुत जो है डवाडोल रही, और ये चुनाव हारने वाली भी पहली प्रधानमंत्री थी। उसके बाद 1980 में इन्होंने फिर जो है लोकसभा चुनाव जीत करके और प्रधानमंत्री बनी, लेकिन अपना कार्यकाल इसलिए नहीं पूरा कर पाई कि 31 अक्टूबर 1984 के दिन इन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने इनको मौत के घाट उतार दिया। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जी, पहला विकल्प सही होगा। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। गुलजारीलाल नंदा पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भी जो है प्रधानमंत्री बने कार्यवाहक, और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भी जो है प्रधानमंत्री बने कार्यवाहक, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने। और दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? जी, लाल बहादुर शास्त्री जो कि 1964 से लेकर के जो है 1966 तक जो है रहे थे। इंदिरा गांधी जी बताने की जरूरत नहीं, मैंने बताया कि 1966 से 1977 तक, और दूसरे कार्यकाल में 1980 से 1984 तक। मोरारजी देसाई, जिनके बारे में अभी पीछे बताया था। अगला प्रश्न जो है देखते हैं हम लोग। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? मोरारजी देसाई को। अपने पद से त्यागपत्र देने वाले ये पहले प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई। पहले गैर कांग्रेसी जो है प्रधानमंत्री हुए, जो कि 1977 से 1978 तक जो है इन्होंने ये जिम्मेदारी जो है निभाई थी। भारत के अलावा पाकिस्तान की तरफ से भी इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। चौधरी चरण सिंह, जिनके चरण कभी जो है संसद में पहुंचे ही नहीं थे, और इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री थी। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिए? अरे यार, वही बात तो बार बार है, अलग अलग तरीके से जो है इसको पूछा बस गया है। चौधरी चरण सिंह। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? वो थे गुलजारीलाल नंदा, जिनकी समाधि को नारायण घाट के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात में अहमदाबाद में है। गुलजारीलाल नंदा पहली बार ये बनाए गए थे पंडित नेहरू के मृत्यु के बाद। पंडित नेहरू के मृत्यु के बाद इनको बनाया गया था। कब? 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री। और दूसरी बार जो है लाल बहादुर शास्त्री। कौन? लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता में जो है मारे गए, और लाल बहादुर शास्त्री 1966 में भी जो है इनको उस कंडीशन में भी गुलजारीलाल नंदा कुछ समय के लिए जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे, लेकिन कभी प्रधानमंत्री बनने का इनको मौका नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले पहले प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी जी थे। मैंने अभी पीछे जो है आपको बताया था। अगला, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ये प्रश्न जो है पूछा भी गया था। ऑप्शन में मोरारजी देसाई भी है, तो बहुत सारे लोगों ने इसी को फट से जो है सही कर देंगे, लेकिन हकीकत यह है पूर्णतः गैर कांग्रेसी, क्योंकि मोरारजी देसाई कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे थे। कांग्रेस पार्टी से ही निकल करके जो है कांग्रेस पार्टी के ही लोग निकल करके जनता पार्टी का गठन किया था। कांग्रेस से ही ये निकल करके जो है और जनता पार्टी में गए, और जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन पूर्णतः गैर कांग्रेसी का मतलब जो कभी कांग्रेस का जो है सदस्य रहा ही नहीं था, और वो प्रधानमंत्री बने थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। कब? 1996 में। कितने दिन के लिए? सिर्फ 13 दिन के लिए। और इस तरीके से जो है सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले ये पहले व्यक्ति, सिर्फ 13 दिन के लिए, लेकिन पहले गैर पूर्णतः कांग्रेसी थे, यानी इनका कांग्रेस से कभी लेना देना रहा ही नहीं था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को हम लोग जो है देखते हैं, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी। जब इनकी सरकार जो है 267 के मुकाबले 267 एक वोट से जो है गिर गई थी, सबसे लंबा जो है करीब 5 घंटे तक जो है बहस चली थी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प 100% सही है। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री? अविश्वास प्रस्ताव कुछ ज्यादा नहीं है। अब तक भारत में कुल 28 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव आपको पता है ना, हमेशा विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम जो है 50 सांसदों का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए और हमेशा विपक्ष के द्वारा जो है लोकसभा में लाया जाता है और ये बताया जाता है कि प्रधानमंत्री या मौजूदा सरकार को जो है लोकसभा का विश्वास मत हासिल नहीं है, यानी लोकसभा में उसके जो है उसे बहुमत प्राप्त नहीं है। दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री को जो है? इंदिरा गांधी जी को। इंदिरा गांधी जी ने करीब करीब 15 बार, इनको 15 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था और सबसे अधिक जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था ज्योति बसु ने। कौन? ज्योति बसु। सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था नेहरू जी के खिलाफ 1963 में, जब भारत जो है इंडिया चाइना वार जो है हार चुका था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं। संयुक्त अधिवेशन, पहली बात, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त अधिवेशन का जो है प्रावधान किया गया और आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन, किसके तहत? आर्टिकल 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, बुलाया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच ऐसे विधेयक को लेकर के मतभेद हो जाता है जो धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक नहीं होता है, तब जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। 1961 में दहेज निवारण अधिनियम को लेकर के, 1978 में बैंकिंग सर्विस कमीशन को लेकर के जो है, और 2002 में पोटा को लेकर के। अब तक 3 बार जो है संयुक्त अधिवेशन आयोजित किए गए हैं। पहली बार पंडित नेहरू के जो है कार्यकाल में और दूसरी बार जो है मोरारजी देसाई रहे थे, तीसरी बार जो है खुद अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे और तीनों जो है ये ज्वाइंट सेशन में उपस्थित होने वाले अब तक के जो है एकमात्र व्यक्ति और वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला प्रश्न देखें, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री थे। विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्याग पत्र दे देने वाले जो ये व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी भी जो है दूसरे कार्यकाल में इसी, जब 13 महीने के बाद इनकी सरकार जो गिरी थी। दोनों विकल्प सही है। अगला प्रश्न को देखिए, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा दोनों लोगों ने त्याग पत्र दिया था। बिल्कुल सही है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में होती है और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसलिए जो है आर्टिकल 53 में जो है लिखा गया है, आर्टिकल 53 में लिखा गया है क्या कि संघ की समस्त कार्य शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होगी और उसके सलाह पर राष्ट्रपति जो है उनका प्रयोग कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 74 में जो है इस बात का जो है उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति जो है हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा।
अपने मन से कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता जो है किसमें निवास करती है? किसमें निवास करती है? संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या जनता में? तथ्यात्मक संप्रभुता, सॉवरेन कंडीशन जो है किसमें जो है एग्जिस्ट करता है? हमारे देश के संविधान में जो है पहली पंक्तियों में लिखा गया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी हम भारत के लोग इन संविधान की शक्तियों का जो केंद्र बिंदु है इस देश के जो है लोग हैं, लेकिन उसका नेतृत्व जो है करता है वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? जी हां, प्रधानमंत्री के पास। अगला प्रश्न को देखिए, अविश्वास मत में पराजित हुए, अरे यार अविश्वास तो हद कर दिया। मोरारजी देसाई तो त्यागपत्र दे दिए थे, तो उस पर वोटिंग हुई नहीं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा विकल्प सही होगा। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। सॉरी फॉर दैट कि ये जो एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, सबसे पहले पंडित नेहरू के खिलाफ लाया गया था 1963 में। अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था जेबी कृपलानी ने। किसने? जेबी कृपलानी ने। जेबी कृपलानी ने। भारत में अब तक 28 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव आया है। कितनी बार? 28 बार। और अंतिम आया था जो है जुलाई अगस्त के महीने में 2023 में। किसके खिलाफ? तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, राहुल गांधी के द्वारा। तो ये था जो है आज का हम लोगों का सेशन। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे साथ जो है बने रहने के लिए। आप मेहनत से पढ़ते रहिए, आगे जिंदगी में जो है बढ़ते रहिए, हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।